ज्योग्राफी क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और दुनिया में के अलग अलग जो पारिस्थितिकी तंत्र है, दुनिया के कुछ प्रमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर चूंकि दुनिया में बहुत सारे तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र हैं और कुछ जमीन पे हैं, कुछ पानी में है, तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग लैंड बेस्ड इकोसिस्टम के बारे में, यानी स्थल पे जो भी पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं ना, तो स्थल पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो वहां पे क्यों पाई जाती है, कौन सी ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जिसके कारण वो खास तरह की वनस्पतियां और उससे उत्पन्न पारिस्थितिकी तंत्र एक खास जगह पे पाया जाता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। पर वो स्थल पे जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में, पानी में जो भी पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि पानी में भी तो बहुत ज्यादा जीवन रहता है और वहां भी एक अलग तरह का इकोसिस्टम चलते रहता है, तो पानी वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर दुनिया के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को जानने के लिए सबसे पहले तो हम ये तुम्हारे स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा है, वो मैप दुनिया के जो प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र है उनका मैप दिया हुआ है। ये अलग अलग जो कलर्स है ना, इसमें अलग अलग रंग का जो दिया हुआ है वो अलग अलग तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र है, अलग अलग तरीके की वनस्पतियां वहां पे पाई जाती है और अलग अलग तरीके के जीवन पाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हरा है और यहाँ पे हरा है, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे हरा है। तो यहाँ पे जब हरा है तो हरा क्या है, देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये एक खास तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो एक खास तरह का परिस्थिति है। फिर कहीं पे देखोगे तो तुम आप नजर आएगा ये येलो कलर का, है ना, येलो कलर का, तो ये खास तरह का, यहाँ पे वनस्पतियां जो होगी, यहाँ पे जो जीवन होगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। या ऊपर में देखो ये जो ग्रे कलर का है, यहाँ पे अलग तरह की वनस्पतियां होंगी। एक एक करके ये मैप तुमको सिर्फ दिखाने के लिए है कि जैसे ही देखो ये इक्वेटर है, ये जो लाइन है ना वो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। हर दिन शाम को 3-4 बजे यहाँ पे हर दिन, साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन यहाँ पे इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। तो साल में हर दिन यहाँ पे बारिश होती है और बारिश भी होती है और तापमान भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब पानी भी मिलता है इसको और तापमान भी इसका बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण एक खास तरह की वनस्पति यहाँ पर पैदा लेती है और जैसे जैसे इससे दूर चले जाते हैं तो वर्षा भी कम होने लगती है और तापमान भी थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। तो जैसे ही वर्षा और तापमान थोड़ा थोड़ा घटता है वो वैसे ही वनस्पतियां अलग अलग तरीके की हो जाती है ना। तो सबसे पहले ये सिर्फ मानचित्र देख के तुम लोग बस विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि इस तरह का जो यहाँ पे कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह का परिस्थिति जो है, 9 तरह का मेजर इकोसिस्टम, विशेष परिस्थितिकी तंत्र जो है, प्रकार जो परिस्थितिकी तंत्र का है वो है हमारे पूरे धरती पे, है ना। इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अब है कि परिस्थितिकी तंत्र का प्रकार क्या होता है। तो एक तो परिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है ना, जब जैविक, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और अजैविक चीज किसी खास क्षेत्र में रह के एक खास तरीके का जीवन शैली, है ना, एक जीवन शैली बिताते हैं ना, शैली बिताते हैं, तो वो परिस्थितिकी हो जाता है ना। और जो तंत्र चलते रहता है, मतलब जैविक चीज अजैविक से कुछ लिया, अजैविक चीज जैविक से कुछ लिया और उस क्षेत्र में रह के वो अपना जीवन गुजर किया, अपना फला फूला बढ़ा, तो वही वो एक तंत्र के रूप में काम करता है। तो उसी तरह ये पिछले लेक्चर में हम लोग परिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुत विस्तार से पढ़े थे। तो परिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है, पहला है जलीय परिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र। तो जल में 2 तरह का जलीय परिस्थितिकी तंत्र होता है। एक स्वच्छ जलीय परिस्थितिकी तंत्र, इसमें आता है क्या, नदी, है ना, तालाब, क्योंकि यहाँ का पानी क्या होता है, नदी तालाब झरना, ये सब का पानी जो होता है वो मीठा पानी होता है ना। और समंदर का पानी खारा होता है। तो समंदर में अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, समंदर का परिस्थितिकी तंत्र अलग तरह के जीवों से बना हुआ होता है। तो जलीय परिस्थितिकी तंत्र में तो हम लोग देखें कि 2 तरह की परिस्थितिकी तंत्र पाई जाती है, एक स्वच्छ जलीय और एक समंदर में जो परिस्थितिकी तंत्र पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय, तुम अपने आसपास देखो
जहाँ पे जीवन है, तो वो क्या है, वो किस तरह का लगता है? या तो वहां पे वन होगा जहाँ पे पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के जानवर ये सब होंगे, या वो घास का मैदान होगा, या फिर मरुस्थल होगा, और या फिर मानव निर्मित, जैसे सुल्तानगंज या भागलपुर जो सिटीज है, या जो विलेजेस है ना, वो सब मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र है ना, वो सब मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र है। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज विशेष कर से करके हम लोग दुनिया के जो तमाम तरह के वन हैं, और तमाम तरह के घास के मैदान हैं, और अलग अलग तरह के कहाँ कहाँ पर है मरुस्थल, किस प्रकार के वो हैं, वहाँ पे कैसी वनस्पतियां पाई जाती है, इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम वन परिस्थितिकी तंत्र को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि वन में हम लोग को क्या मिलता है। पेड़ मिलेगा, पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा, और वहां पे जानवर, है ना, जानवर। पर विशेष करके ये जो पेड़ पौधा है ना, वो तापमान तापमान और वर्षा, ये दोनों जो कारक होता है, ये दोनों जो फैक्टर है ना, वही किसी भी जगह के पे कैसा पेड़ पौधा होगा उसको डिटरमाइन करता है। तो इसके आधार पे, तापमान और वर्षा के आधार पे हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरीके के जो वन है वो पाए जाते हैं, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन किसको कहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ये जो पूरा भाग है ना, ये जो हरा हरा वाला भाग तुमको दिख रहा है, हरा हरा वाला भाग है ना, वो सब उष्णकटिबंधीय वन है। अब इसको उष्णकटिबंधीय वन क्यों कहते हैं? उष्ण का मतलब होता है जहाँ पे गर्म हो, कटिबंध का मतलब होता है ट्रॉपिक में, मतलब कि इक्वेटर के 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, मतलब ये वाला भाग, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी भाग आता है ना, उसको हम लोग कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस जगह पे जो भी वन पाए जाते हैं, और पार्टिकुलरली इक्वेटोरियल रीजन में, मतलब भूमध्य सागर के क्षेत्र में, उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्यों विकसित होती है, किस क्षेत्र में विकसित होती है? जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत ज्यादा वर्षा हो, और जहां का तापमान बहुत ज्यादा हो, वहां पे उष्णकटिबंधीय वन विकसित हो जाती है। उष्णकटिबंधीय वन में दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसमें पहला है जो सदाबहार वन होते हैं, जहां जिस वन में हमेशा हरियाली लगती है, जो हमेशा सालों भर हरा भरा रहता है। और एक वन होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पतझड़ वन होता है, जिसके पेड़ जो है, जिस वन के पेड़ अलग अलग समय पर अपना पत्ता गिराते हैं, और साल में एक बार वो वृक्ष में पत्ता एकदम नहीं ना के बराबर होता है, और फिर जैसे ही पानी थोड़ा सा मिलता है तो फिर पेड़ में पत्ते आ जाते हैं। तो दो उष्णकटिबंधीय वन में, पहले तो वन परिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय में दो तरह के वन पाए जाते हैं। उसमें पहला है सदाबहार वन और दूसरा है पतझड़ वन। तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, वो वहाँ क्यों पाए जाते हैं, वहाँ पे किस तरह की के पेड़ होते हैं, ये सब के बारे में। तो यहाँ ये देखो, तुम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण। तो 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण का मतलब ये हुआ, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा है, और इसके यहाँ पे ये 5 डिग्री है, और ये है आपका 5 डिग्री। 5 डिग्री ये उत्तर हो गया, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। अब इस बीच में जो भी वन पाई जाएगी वो सदाबहार वन पाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर दिन बारिश होती है, वर्षा की अधिकता होती है, साल भर वर्षा होते रहता है, साल भर, है ना। और चूंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, तो यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। तुम अपने आसपास देखने का कोशिश करो, ठंड के मौसम में
चारों तरफ जो फील्ड है वो घास सूख जाता है। और जैसे ही गर्मी आता है और एक बारिश हो जाती है तो अलग अलग तरह का घास फूस, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, सब चीज एकदम जीवन उफान पे आ जाता है। हर जगह तुमको जीवन ही जीवन नजर आने लगता है। तो मतलब जीवन के लिए जरूरी है पानी, और जीवन के लिए जरूरी है तापमान, क्योंकि बिना तापमान के जीवन जो जिंदगियां चल नहीं पाएगी, है ना। तो जिस क्षेत्र में दोनों चीज मिलेगा, पानी भी मिलेगा और तापमान भी मिलेगा, उस क्षेत्र में लंबी लंबी और वृक्षें, लंबा लंबा वनस्पति, पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र, वो क्षेत्र में पाया जाता है क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन। यहाँ के वन सालों भर हरे भरे रहते हैं। 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होने वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश, जो भूमध्य रेखा का प्रदेश है ना, जो इक्वेटोरियल रीजन है, जहाँ पे साल भर वर्षा होती है, वहां पे ये वन पाए जाते हैं। अब ये हम लोग एक एक रीजन, एक एक क्षेत्र के बारे में देखें क्या, तो क्या है ये देखो, ये अमेजन, यहाँ पे अमेजन नदी ऐसे बहती है। यहाँ पे ये अमेजन घाटी जो है, हम लोग जानते हैं कि अमेजन घाटी में एकदम हरा भरा और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये अमेजन का घाटी है, अमेजन का घाटी साउथ अमेरिका में। तो अमेजन के घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कॉन्गो नदी यहाँ पे है अफ्रीका में, यहाँ पे एक कॉन्गो नदी बहती है। तो कॉन्गो नदी में के घाटी में भी सदाबहार वन पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, हमारे यहाँ जो पश्चिमी घाट है ना, या श्रीलंका, ये जगह पे सदाबहार वन पाया जाता है, जहां पर बहुत घना वन होता है और सालों भर वो हरा भरा रहता है ना। और फिर इंडो मलया, मतलब कि ये वाला भाग जो मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, ये सब है ना, ये सब बिक चुकी है। देखो इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ पे हर दिन बारिश होती है, गर्मी भी बहुत होती है, तो यहाँ पे जो वन होते हैं वो सदाबहार होते हैं। और कुछ भाग जो इंडो चाइना का, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब में भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण यहाँ पे वन जो होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी पाया जाता है, ये चीज को देखो, ये मेडागास्कर आइलैंड है, मेडागास्कर आइलैंड है। यहाँ पे भी चूंकि बारिश बहुत होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना। ये हम लोग देखें कि कौन कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, अमेजन घाटी में, जहाँ पे अमेजन घाटी में इस वन को हम लोग सेल्वास कहते हैं। मध्य अमेरिका में पाया जाता है, मैक्सिको, चिली, ये मध्य अमेरिका है। ये मैक्सिको, तुम्हारा ग्वाटेमाला, है ना, ये सब वेस्ट इंडीज, ये सब इस क्षेत्र में, इसको मध्य अमेरिका, इसको उत्तरी अमेरिका, इसको दक्षिणी अमेरिका और इसको मध्य अमेरिका। इसमें मैक्सिको, हॉन्डुरस, चिल्ली नहीं, तुम्हारा पनामा और वेस्ट इंडीज, कैरिबियन आइलैंड जितना भी है वो सब इसी में आते हैं। और हाँ, तो अब अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग देखें कि अमेजन घाटी में पाया जाता है, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं वो, और कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीका में है वहां पाया जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है, क्योंकि मानसून सबसे पहले, ऐसे भारत है ना, और यहाँ पे पश्चिमी घाट है ये, और मानसून सबसे पहले यहीं आती है और बहुत बारिश करवाती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और श्रीलंका में भी पाया जाता है, क्योंकि श्रीलंका में बहुत बारिश होती है और तापमान भी बहुत ज्यादा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये वाला क्षेत्र में भी बहुत बारिश होती है और बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखीय पूर्वी द्वीप, भूमध्य रेखीय पूर्वी द्वीप का मतलब ये सब द्वीप, ये जो द्वीप समूह है ना, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, भूमि, सुमात्रा, जावा, ये सब में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हो गया, मतलब इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसमें पेड़ कौन कौन होता है, तो बस ये जान लो कि उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, बहार वन जो होते हैं, उसमें हार्डवुड पाया जाता है, हार्डवुड,
यानी कि इसकी लकड़ियां जो होती है ना वो कठोर होती है ना, कठोर होती है इसकी लकड़ियां। अक्सर जैसे महोगनी का पेड़ पाया जाता है, सेडार का पेड़ पाया जाता है, सुरू का, एबोनी का पेड़ पाया जाता है, बांस पाया जाता है, रबर पाया जाता है, नारियल पाया जाता है, केला पाया जाता है, सुपारी का पेड़ पाया जाता है, सिंकोना, सिंकोना का जो एक पेड़ होता है सिंकोना, इसका जो छाल होता है ना, इससे हम लोग मलेरिया का दवा निकालते हैं, मलेरिया का सिंकोना का एक्सट्रैक्ट जो होता है उससे हम लोग मलेरिया का दवा निकालते हैं। तो ये सब पेड़ इस जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अब देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लगता कैसा है, ये जो है तुम्हारा अमेजन बेसिन का वन है। ये देखो अमेजन बेसिन एकदम पूरा घना लगेगा, ऊपर से तुमको जमीन जब ऊपर से देखेंगे हम लोग इस वन को, सदाबहार वन जो होते हैं उसको ऊपर से देखेंगे तो नीचे का जमीन हमको नजर नहीं आएगा, है ना। और यहाँ तक कि जो सूरज की किरणें हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। और यहाँ पे पेड़ पौधे क्या है, बहुत लंबे, ये दूसरा फिगर देखो, बहुत पेड़ पौधे जो है ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, 40 से 50 मीटर ऊपर तक उठ जाते हैं, क्योंकि हर पेड़ को रोशनी के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, और वो फिर प्रतिस्पर्धा में वो तेजी से ऊपर की ओर जाने लगते हैं ताकि उसको सूरज की रोशनी मिल पाए। और उस वन में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, नीचे जमीन पे जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो पानी के कारण यहाँ पे दलदली सा क्षेत्र बन जाता है, दलदल बन जाता है, दलदल, है ना, दलदल बन जाता है, और छोटा छोटा पेड़ पौधा यहाँ पे उगने लगता है। तो ऊपर तो तुमको कैनोपी दिखेगा, ऊपर मतलब कि दिखेगा कि पेड़ पौधा एकदम पूरा छाया हुआ है, और जमीन पे भी पेड़ पौधा होता है। इस वन में क्या होता है, ये जो उष्णकटिबंधीय वन है उसमें लेयर्स होता है, लेयर्स मतलब बहुत सारा पेड़ पौधा होता है। कुछ पेड़ पौधा बड़ा होगा, कुछ इतना हाइट का होगा, कुछ इतना हाइट का होगा, कुछ जमीन पे होगा। तो लेयर्स में पाया जाता है, अलग अलग स्तर में पाया जाता है। अभी हम लोग इसकी विशेषता देखेंगे तो हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसकी विशेषताएं हैं कि यह अत्यंत सघन होता है, पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है। हाँ, अब उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं उसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक खास प्रकार का ही पेड़ पौधा पाया गया, नहीं, बहुत तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं इसमें, है ना। और साल में जैसे मान लो कि ये वाला पेड़ है वो जनवरी में अपना पत्ता गिराया, और ये वाला पौधा जो है वो जून में अपना पत्ता गिराया, और ये वाला पौधा जो है वो अगस्त में अपना पत्ता गिराया, है ना। तो मतलब एक ही समय में, एक निश्चित समय में, साल के एक निश्चित समय में सब पेड़ जो है वो अपना पत्ता नहीं गिराता है, इसलिए वो हमेशा जो जंगल है वो हमेशा हरा भरा दिखता है, क्योंकि हर मौसम में बहुत सारा पेड़ ऐसा होता है जिसके पास पत्ते होते हैं, है ना, तो इसलिए वो हमेशा हरा भरा दिखता है। वृक्ष के शिखर छतरी नुमा लहरदार होते हैं। अब देखो ये छतरी नुमा का मतलब क्या हुआ कि बरगद का पेड़ जैसे देखो ना, बरगद का पेड़ उस तरह का, छतरी नुमा का मतलब ये हुआ, ऐसा पेड़ होगा, मतलब पूरा चारों तरफ। और फिर दूसरा पेड़ होगा वो भी ऐसा छत्तर वाला होगा, है ना, और तीसरा पेड़ होगा वो भी ऐसा छत्तर वाला होगा। तो ऊपर से जब हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो हमको जमीन नजर ही नहीं आएगी, ऊपर चारों तरफ हरा भरा एकदम लहरदार टाइप का लगेगा। तो वही है कि वृक्ष का शिखर जो होता है वो छतरी नुमा लहरदार होता है, प्रकाश प्राप्ति के लिए तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, और लताएं एवं जमीन पर पौधे भी होते हैं। ये वन जो ये वन देखो, इसमें क्या है कि क्या पेड़ पौधा, हर एक पेड़ पौधा क्या है वो तेजी से ऊपर उठना चाह रहा है, क्योंकि अगर तेजी से ऊपर नहीं उठेगा तो उसको प्रकाश मिल नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे में बहुत घना है, सूरज की रोशनी नहीं आ पाती, क्योंकि जो पेड़ पौधा वो छतरी नुमा है, और छतरी जब हम लोग तान देते हैं तो सूरज की रोशनी या बारिश नहीं आ पाती है। तो इसके लिए क्या करता है, वो तेजी से ऊपर बढ़ता है, और तेजी से ऊपर बढ़ता है, नीचे दलदल का क्षेत्र है तो यहाँ पे घास फूस पेड़ पौधा लत्तड़, बहुत सारा लत्तड़ वो चढ़ जाएगा पेड़ पे, है ना। तो इस तरह का मतलब वो वन होता है, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही सघन। ये उसकी विशेषताएं होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। ये विविध होता है, मतलब विविध कहने का मतलब कि यहाँ पर बहुत तरह तरह के प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक अनुमान से 1 एकड़ क्षेत्रफल में यहाँ पर 15 से 40 प्रकार के वृक्ष, मतलब 1 एकड़ क्षेत्रफल है ना, तो इसमें 15 से 40
तरह का वृक्ष मिल जाएगा, 15 से 40 तरह का लकड़ी वाला वृक्ष मिल जाएगा। नीचे वृक्ष की श्रृंखलाएं, लताएं, और नीचे जो मतलब ये तो पेड़ पौधा ऊपर में है, और नीचे जो होता है वो लत्तड़ होगा और छोटा छोटा घास होगा या पौधा होगा, इस तरह का होता है उसका नीचे, और नीचे दलदली क्षेत्र भी होता है, ये ध्यान रहे। अनाकोंडा, सांप बड़ा बड़ा, अजगर, ये सब नीचे इसमें होता है। और पेड़ पे क्या होता है यहाँ पे, इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि ये सब क्षेत्र में ना बाघ, ये या फिर शेर, जिराफ, जेब्रा, हाइना, ये सब नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पाएगा फ्रीली, है ना। उसको क्योंकि ये बहुत घना जंगल है और इसमें नीचे पूरा लत्तड़ उतर, उसी में उलझ के वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें रहेगा क्या, गुरीला रहेगा, मंकी रहेगा, है ना। जो जो पेड़ के टहनियों पे रहते हैं ना वो, या फिर नीचे रेंगने वाले जो जानवर हैं, जैसे बड़ा बड़ा अजगर, अनाकोंडा, अमेजन बेसिन में हम लोग जाते हैं ना, अनाकोंडा रहता है बड़ा बड़ा, या मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब में भी सांप रहेगा, रेंगने वाला जो भी और भी जीव जंतु है वो रहेगा। हाथी भी इसमें रहता है, इस तरह के वन में हाथी भी रहता है, लेकिन हाथी बेसिकली जो तुम्हारा पतझड़ वाला वन है ना, वहां पे वो ज्यादा प्रेफर करता है। खैर, हम लोग अभी देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं। तो उसमें हम लोग देखे कि ये वृक्ष का बहुत लंबा लंबा वृक्ष होता है, और क्यों लंबा वृक्ष होता है, तो इसके कारण कि जो प्रकाश की प्राप्ति के लिए बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं, और इसको पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल रहा है, तापमान भी बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम आइडियल कंडीशन है। तो ऐसे जब हमको बहुत ही अच्छा कंडीशन मिलेगा तो कोई भी फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत लंबा लंबा वृक्ष होता है, 40 से 50 मीटर तक ऊपर होता है। इसका जो छाल होता है, जो वृक्ष होते हैं उसके ये देखो, ये फिगर में नजर आएगा कि इसका छाल जो है ना वो चिकना चिकना होगा, और वृक्ष जो होगा वो बहुत लंबा होगा, है ना। तो इसका छाल जो है चिकना होता है और पतला होता है। मोटा होने का जरूरत इसलिए नहीं है, ये जो पेड़ है उसका छाल जो है वो चिकना होता है और पतला होता है। मोटा होने का इसलिए नहीं जरूरत है, क्योंकि मोटा तब होता है ना, छाल, पेड़ का छाल जो है वो तब मोटा होने का कोशिश करता है जब उसको पानी नहीं मिले। तो वो जब मोटा हो जाएगा, मोटी चमड़ी हो जाएगी, तो पेड़ का पानी जो है वो बाहर इवोपरेशन नहीं होगा, उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पानी हमेशा मिलते ही रहती है, रोज दिन इसको पानी मिलता है, तो पानी का ऐसा कोई किल्लत नहीं है। तो इसलिए जो इसका छाल होता है वो चिकना होता है और पतला होता है, और ये पेड़ जो होते हैं वो छायादार होते हैं। अब ये तो हम लोग देखे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एक खास तरह का वन है जिसको हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। अब मैंग्रोव वन जो है ना, वो समंदर के किनारे, जैसे ये जमीन है मान लो और ये समंदर है, तो यहाँ पे तट पे एक खास तरह का वन पाया जाता है, जो कि खारा पानी में भी, वहां पे ऐसे पेड़ उगते हैं जो खारा पानी में भी रह लेते हैं, है ना। और ये बहुत मदद करते हैं। यहाँ पे जैविक विविधता जो मैंग्रोव वन में वो बहुत ज्यादा होता है। ये देखो इस तरह का वन, ये इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि इसका जड़ जो है ना वो बहुत उलझा हुआ जड़ होता है, बहुत उलझा हुआ जड़ होता है। और चूंकि पानी खारा है, समंदर का पानी है, तो ये जड़ जो है वो तना को किसी भी तरह से मतलब पानी के ऊपर रखता है, ताकि ये तना से सांस लेते हैं, ताकि ये तना से सांस ले पाए और फिर ऊपर एक वन विकसित हो पाए। तो इस तरह का पेड़ जहाँ पे होगा वो मैंग्रोव वन होगा, और मैंग्रोव वन तटीय प्रदेशों में होते हैं। तो ये और मैंग्रोव वन सालों भर हरे भरे रहते हैं और उष्णकटिबंध में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ही अंग होते हैं। यहाँ पे जैविक विविधता जो होती है, जैविक विविधता क्यों ज्यादा होती है, देखो बताते हैं। जो मैंग्रोव वन है ना, उसमें पहले तो वो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे रह पाएंगे जो मीठा पानी में रहता है, मीठा पानी में, है ना, और वो भी रह पाएंगे जो खारा पानी में रहता है। तो दो तरह का जो कंडीशन है वो झेल लेता है ये सब जीव जंतु, इसलिए बहुत ज्यादा विविध होता है यहाँ का जैविक वातावरण। बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर, ये सब पाए जाते हैं इस मैंग्रोव वन में, है ना। सुंदरबन एक मैंग्रोव वन है, वो इस तरह का पेड़ है। वहां पे सुंदरी जो पेड़ बोलते हैं, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट बंगाल में है ना, सुंदरवन में। ये फिगर देखो, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं
उसमें इस तरह का पेड़ होता है। सब पेड़ ऐसा नहीं है कि 50 मीटर का ही होता है, कुछ पेड़ 50 मीटर का भी होता है, कुछ 40 मीटर का भी होता है, कुछ 30 मीटर का भी होता है, कुछ 10 मीटर का भी होता है, और उसके बाद कुछ मतलब कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का होता है जो पेड़ पे चलता है। तो मतलब कि ये हर परत में पाया जाता है। जो पेड़ पौधा होता है ना, परतदार होता है। ऊपर वाला परत पूरा ढक लेगा कैनोपी से, छाया देगा छतरी की तरह, और फिर नीचे में पेड़ उगते जाएंगे। तो इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उसका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में लकड़ियां उपयोगी होती है, परंतु इसका दोहन अत्यंत कठिन होता है। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, अभी तो अमेजन बेसिन में या कोंगो बेसिन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लकड़ी को काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो लकड़ी होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, वो उपयोगी तो होता है, लेकिन इसका दोहन बहुत मुश्किल होता है। अब क्यों दोहन मुश्किल होता है, तो ये देखो, अभी हम ये वन जो है ना, ये वन, इस वन को देखने का कोशिश करो। इस वन में क्या है कि नीचे में है तुम्हारा, नीचे में दलदल है ना, और पूरा पेड़ लत्तड़ ये सब है, रोड वोड कुछ नहीं है। तो अगर चार पेड़ काट भी लेगा तो इसको ले कैसे जाएगा? यातायात का साधन नहीं है। बस यातायात का साधन यही होता है, नदी के साथ साथ यहाँ पे कोई मतलब कि लकड़ी काटा और उसको खिसका खिसका के लेके गया, और नदी से ही बस वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का कोई साधन नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कॉमर्शियल कटाई जो है वो बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक ही तरह का पेड़ है ना, वो मतलब कि एक ही जगह पे नहीं पाया जाता है। एक जगह पे तुमको अलग अलग तरह का पेड़ मिलेगा। तो इसलिए भी अब व्यापारिक कटाई जब होता है तो उसमें क्या होता है कि एक ही तरह का पेड़ हम लोग चाहते हैं कि एक जगह जाएं और एक तरह का पेड़ ढेर सारा काट के और लेते आए, पर वो यहाँ पे हो नहीं पाता। होता क्या है कि एक जगह है, उसमें तरह तरह का पेड़ है, तो उसको काट के और उसको कॉमर्शियली मतलब उसका उपयोग करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसकी ये भी एक विशेषता होती है कि लकड़ियां उपयोगी तो होती है, परंतु इसका दोहन बहुत कठिन होता है। और वो कठिन क्यों होता है? क्योंकि दलदल के कारण मार्ग का अभाव होता है। नीचे में प्रकाश की, जो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, पानी रहती है, हर दिन बारिश होती है, तो दलदली क्षेत्र हो जाता है, और दलदली क्षेत्र में मार्ग का विकास तो बहुत मुश्किल है। फिर है कि एक प्रकार के वृक्ष एक साथ नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मान लो कि शीशम का लकड़ी काटने गए, हमको शीशम का मतलब कि मार्केट से ऑर्डर आया कि भाई हमको बहुत सारा शीशम का लकड़ी चाहिए, तो एक जगह गया पूरा शीशम का लकड़ी, नहीं, बहुत मुश्किल है। एक शीशम का लकड़ी यहाँ पे मिलेगा, दूसरा 1 किलोमीटर बाद मिलेगा, तीसरा 1 किलोमीटर बाद मिलेगा, और शीशम के बगल में कुछ ऐसा पेड़ मिलेगा जिसका लकड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये होता है, मतलब एक प्रकार का वृक्ष एक साथ नहीं मिलता, यहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा होती है। ये उष्णकटिबंधीय वनों में विविधता बहुत ज्यादा होती है, बहुत तरह की प्रजातियां होती है वहां पे, पेड़ पौधों के भी और जानवरों के भी। और बस मार्ग जो है वहां पे, यातायात का मार्ग सिर्फ नदियां हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं ना इस फिगर में कि नदी के सहारे ही अगर काट के कुछ लेके गया और बाद में फिर समंदर के रास्ते कहीं बेच उठ गया तो ठीक है। ऐसे बहुत मुश्किल है इन वनों की कटाई करना। अब इसमें अब देखो क्या है कि बहुत जगह पे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसको, उसमें वन को काट के और उसमें बागानी खेती हम लोग कर रहे हैं। किस चीज का? तो बागानी खेती करते हैं रबर का। जैसे अफ्रीका में रबर का खेती ज्यादा होता है, केला और गन्ना का सेंट्रल अमेरिका। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, इस फिगर को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो है इसमें गन्ना और केला, ये वाला क्षेत्र में बागानी खेती गन्ना और केला का बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे तो कहवा, कॉफी उपयोग होता है, कॉफी और कोका होता है, कॉफी और कोको होता है, जिससे चॉकलेट बनता है। कॉफी से कॉफी बनता है, जिससे चॉकलेट बनता है। तुम देखो गन्ना, राइस, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं? क्यूबा को, इसी को कहते हैं ना। वहां पे बहुत ज्यादा शुगर होता है। और केला भी यहाँ पे बहुत, जो कैरिबियन कंट्रीज है उसमें केला भी बहुत है, केला का प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कॉफी और कोको होता है। यहाँ पे अफ्रीका में क्या होता है? अफ्रीका में भी कॉफी और कोको होता है, लेकिन ये वाला क्षेत्र में रबर बहुत ज्यादा होता है, रबर।
ये वाले क्षेत्र में भी रबर बहुत ज्यादा होता है, रबर बहुत ज्यादा होता है। और ये वाले क्षेत्र में रबर भी होता है और टी भी होता है, मतलब ये सब पूरा क्षेत्र में टी भी, मतलब चाय भी होता है, चाय भी और रबर भी होता है। और फिर ये पूरा एरिया में गरम मसाला, गरम मसाला ये बहुत ज्यादा, गरम मसाला में खास करके जो काली मिर्च होती है ना वो, क्योंकि यूरोप में काली मिर्च, यूरोप का जो पूरा जनता है ना वो ज्यादा करके मसाला में काली मिर्च ही खाती है। तो ये देखो तुम्हारा दिया होगा, नॉर्थ ईस्ट में जैसे अनानास का खेती होता है, तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उस वनों का की भूमि का उपयोग बागानी खेती के लिए भी करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। उसमें रबर, केला, गन्ना, अनानास, काली मिर्च, कहवा, लौंग और झूम खेती करते हैं। यहाँ पे भारत में नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जानते हैं ना झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है ना कि एक जगह पे मान लो कि जंगल है ना, जंगल है, एक जो ट्राइबल पॉपुलेशन उसमें गया और इस जंगल को पूरा काट दिया और फ्रेश एकदम बनाया, और यहाँ पे 2-4-10 साल तक खेती किया। फिर जब उसका उर्वरा क्षमता जमीन का कम हो गया तो ये फिर उसको छोड़ के और दूसरे जमीन पे गए, दूसरे जंगल पे, और इसको काटे और यहाँ पे खेती स्टार्ट कर दिया और इसको छोड़ दिया। तो 20-30 साल छोड़ेगा तो अपने से इसमें पेड़ पौधा उगने लगेगा। तो इस खास तरह का खेती को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये है शिफ्ट करते हैं ये एग्रीकल्चर, हर 2 साल 4 साल पे ये शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो झूम कल्टीवेशन जो है, झूम खेती जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र में ही की जाती है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट एरिया। अब हम लोग पहला तो देख लिए कि जो वन है कटिबंधीय क्षेत्र में, उस कटिबंधीय क्षेत्र में उसमें एक तरह का वन क्या है, वो सदाबहार वन, जिसमें सालों भर पत्ते रहते हैं, सालों भर वो हरा भरा रहता है। और दूसरे तरीके का वन ये है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब देखो सिंपल सा है, ये हरा वाला भाग जो तुमको दिख रहा है, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन मतलब इक्वेटर पे, यहाँ पे हर दिन बारिश होती है, हर दिन यहाँ पे बारिश होती है और तापमान यहाँ का बहुत ज्यादा होता है। तो जब तापमान और बारिश दोनों चीज हो रही है तो बहुत पेड़ पौधा एकदम सघन होगा। अब जैसे ही थोड़ा सा इससे दूर जाते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो क्या होगा, वर्षा का मात्रा में कमी होगी, मतलब पानी थोड़ा कम मिलने लगेगा उसको, और तापमान भी थोड़ा सा कम होगा। तो जैसे ही तापमान थोड़ा कम होगा और पानी कम मिलेगी तो अभी भी पेड़ पौधा तो रहेगा, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा रहेगा, लेकिन अब क्या है कि साल के एक मौसम में, गर्मी का मौसम, जाड़े का, खास करके जाड़े का मौसम, क्योंकि जाड़े के मौसम में इन क्षेत्रों में, तुम अपने यहाँ देखो जाड़े के मौसम में बारिश नहीं होती है, गर्मी के मौसम में तो मतलब लेट गर्मी, बाद में जब अंतिम गर्मी होता है तब बारिश होने लगती है। तो एक खास मौसम आता है जब वहां पे बारिश बहुत कम होती है, और इस समय अपने आप को बचा के रखने के लिए, पानी का कम इस्तेमाल करने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने पत्तों को गिरा देते हैं, है ना, गिरा देते हैं। तो इसलिए ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, उसके चारों तरफ हमेशा तुम देखोगे कि क्या पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। मतलब कि वो साल में के एक मौसम में ये पेड़ जो है वो अपने पत्ते को गिरा देते हैं। ये है तुम्हारा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, जहां भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं उसके किनारों पे, उसके मार्जिन पे, वो जहां पे खत्म, एक मिनट, इससे पहले कि इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करें, हम लोग नेचर का मतलब प्रकृति का एक किस तरह से प्रकृति चलती है उसके बारे में डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। अब देखो, मान लो ये एक क्षेत्र है और यहाँ पे इस लाइन पे बारिश हुई 100 सेंटीमीटर, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इस यहाँ से जैसे ही बगल में गए तो एकदम 0 सेंटीमीटर बारिश होगी, नहीं, बारिश या तापमान जो है ना वो धीरे धीरे घटता है। मतलब अगर यहाँ पे 100 हो रही है तो यहाँ पे 90 होगी, फिर यहाँ पे 80 होगी, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 50 होगा, 40 होगा, 20 होगा, ऐसे करके घटता है। तो जो प्राकृतिक में जो दशाएं होती हैं, भौगोलिक दशाएं, वो कंटिन्यू धीरे धीरे करके घटती जाती है या बढ़ती जाती है, मतलब बदलती जाती है ना।
एक ही साथ अचानक से नहीं बदल जाती। इसीलिए ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और जैसे ही इसका बाउंड्री माने ये जंगल खत्म हुआ तो एकदम मरुभूमि आ गया, नहीं। ये उष्णकटिबंधीय वन जो है वो पतझड़ वन में तब्दील होंगे और पतझड़ वन जो है वो फिर किस चीज में, वो कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं मरुभूमि वाले में परिवर्तित होगा और उसके बाद जो होगा वो पूर्ण रूप से मरुभूमि हो जाएगा, जहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं और तुमको सिर्फ सैंड ड्यून मरुभूमि बालू ही बालू नजर आएगा। तो इस तरह से प्रकृति की दशाएं जो है, भौगोलिक दशाएं चलती है, वो धीरे धीरे करके जमीन पे या क्षेत्र में बदलती है। अचानक ही एकदम बिल्कुल अलग ही या अचानक बदलाव नहीं होता है उसमें। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हम लोग देखेंगे भारतवर्ष, तो हम जैसे बिहार में हम लोग रहते हैं तो ये जो जगह है ना, ये संपूर्ण भारतवर्ष, अगर भारतवर्ष ये देखो, ये ऐसा भारत है ना, ऐसा भारत है, तो हम लोग ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत बारिश होती है पश्चिमी घाट में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये दोनों जगह पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन बाकी भारत में जो है ना वो पतझड़ वन ही पाए जाते हैं और ये वाला क्षेत्र में मरुभूमि पाया जाता है, राजस्थान ये सब में, और अंदर में पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर में भी पाया जाता है। वो जब हम इंडियन भारत का डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है उसका विश्व में क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उसका विस्तार है। तो उसका विस्तार भारतवर्ष में है, उसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग में है, उसका विस्तार जो है दक्षिण पूर्व एशिया, देखो ये क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया ये है इसका आंतरिक भाग। आंतरिक भाग का मतलब होता है ना समंदर से दूर। मान लो ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ पानी है, तो ये पानी की दशाएं जो समुद्र की दशाएं हैं वो इसके तट को तो प्रभावित करेगी, लेकिन आंतरिक भाग जो होगा बिल्कुल अंदर में उसको प्रभावित नहीं करेगी। तो ये जो भाग है आंतरिक, दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक भाग, वहां पे जो बारिश है वो थोड़ी कम होती है और जैसे ही बारिश कम होती है तो जो पेड़ है वो एक खास मौसम में, जिस मौसम में बारिश कम होती है उस मौसम में वो पतझड़ हो जाते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का क्षेत्र क्या क्या है, भारत है, दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक भाग है, ब्राजील पठार, पत्थर नहीं पठार, ब्राजील पठार के पूर्वी ढाल, ब्राजील का जो पठार है उसका जो पूर्वी ढाल है, ये देखो ये जो ये ब्राजील का पठार है और इसका ये पूर्वी भाग है। तो यहाँ पे तुमको नजर आएगा डेसिडियो पतझड़ वन, यहाँ पे तुमको नजर आएगा सदाबहार वन, लेकिन जैसे ही इधर जाएंगे बारिश थोड़ी कम होगी तो हमको नजर आएगा पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये इसमें नहीं, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है ना ये जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में चारों तरफ, मतलब उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दक्षिणी हिस्से में भी पाए जाते हैं। अब ये इसका जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, जो हमारे यहाँ तुम देखो ना, इसमें जो जो वृक्ष पाए जाते हैं ना वो हमारे आसपास बिहार में हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो लकड़ी होता है वो उससे बिल्डिंग बनाया जाता है, बहुमूल्य इमारती काठ मिलते हैं इसमें। और इसमें कौन कौन होता है, सागवान जानते हो हम लोग के आसपास भी होता है, शीशम भी होता है और सखुआ भी होता है, आम भी होता है, बांस भी होता है, नीम भी होता है, इमली भी होता है, जामुन भी होता है, महुआ भी होता है, चंदन भी होता है, नारियल भी होता है। तो ये सब जो वृक्ष है ना वो चूंकि हमारे आसपास है तो हम बता रहे कि भारतवर्ष का जो बड़ा हिस्सा है उसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, है ना पतझड़। अब देखो क्या होगा, मान लो कि एक क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इसमें महोगनी, इबोनी ये सब पाया जाता है। तो इसके आसपास पेड़ कैसे बदलेगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तुमको होगा वो पेड़ जिसको ज्यादा पानी चाहिए, जैसे आम हो जाएगा या फिर तुम्हारा सागवान हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, सखुआ हो जाएगा। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो पानी कम होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे पानी बहुत हो रही थी तो सदाबहार वन था, जब सदाबहार वन से निकले तो थोड़ा सा पानी कम हुआ तो सागवान, शीशम, सखुआ, आम मिला हमको। और थोड़ा सा दूर गए तो हमको क्या मिलने लगा, नीम का पेड़, इमली का पेड़, नारियल का पेड़
चंदन का पेड़, है ना, ये सब मिलने लगा। ऐसे धीरे धीरे जो है वो दशाएं, भौगोलिक दशाएं बदलती है, मतलब बारिश जो है पानी की मात्रा बदलती है, और उस तरह से पेड़ पौधे भी बदलते हैं। पर ये जो तमाम पेड़ पौधे हैं, इसमें जितना भी पेड़ का नाम है वो सब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के पेड़ पौधे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वाला क्षेत्र है ना, वहां पे सघन मानव आवास है। कैसे, देखो, खास करके अगर ब्राजील में भी लोग कहाँ पे रहते हैं, ये तो पूरा अमेजन बेसिन है, पूरा दलदल है, बहुत घना जंगल, यहाँ पे रहता नहीं, इधर ही रहता है। ब्यूनस एरिस, सौ पोलो, सब कोई जो बड़ा बड़ा सिटीज है वो यहीं पे है, तो यहाँ पे सघन वन है। अफ्रीका में थोड़ा कम है, लेकिन ये वाला पूरा क्षेत्र देखो, ये दुनिया का सबसे सघन क्षेत्र ये है। बांग्लादेश और बिहार और वेस्ट बंगाल ये दुनिया के सबसे सघनतम क्षेत्रों में है, और ये वाला भी क्षेत्र पूरा सघन क्षेत्र है। तो सघन जब क्षेत्र होगा, मतलब ज्यादा मानव अगर बसेंगे, तो क्या है, उसको ज्यादा जमीन का जरूरत पड़ेगा, और जैसे ही उसको ज्यादा जमीन का जरूरत पड़ेगा कृषि के लिए, तो क्या करेंगे, वो जंगल को, वन को काटने लगेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में मानव के सघन बसाव हैं, कृषि क्षेत्र विस्तार के कारण वन क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि वन क्षेत्र को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, ताकि कृषि के लिए वो भूमि का उपयोग किया जाए। इन वनों से हमारी बहुत सी घरेलू एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूरी होती है ना, जामुन का लकड़ी या सागवान का लकड़ी, शीशम का, सखुआ का, नारियल, बांस, ये सब बहुत ही मतलब जरूरत की चीजें हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी, और हमारे घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी। इसलिए इसका अत्यंत दोहन हो रहा है। सबसे ज्यादा दोहित मेरे हिसाब से अगर कोई वन है तो यही है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और इससे ज्यादा दोहन होता है उसका, मतलब जो शीतोष्ण वन होते हैं ना, पर्टिकुलरली बोरियल वन, कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है, उसका बहुत ज्यादा होता है कागज उगज के लिए, लेकिन उसको मौका मिल जाता है। अभी हम लोग शीतोष्ण वन के बारे में पढ़ेंगे, उसको 20 साल 30 साल का मौका मिल जाता है। लेकिन ये जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है ना, इसका जो क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा है ना कि बहुत ज्यादा काट लेते हैं, और बहुत ज्यादा हम लोग मतलब बहुत ज्यादा इसका दोहन कर लिए, इतना ज्यादा कि अब ये जो वन है वो बहुत ही तेजी से घट गया है, बहुत तेजी से घटा है, ये है ना। इसके बाद अब देखो क्या था, हम लोग वन के बारे में पढ़ रहे थे, वन परिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़े। तो वन परिस्थितिकी तंत्र में पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पढ़े। अब दूसरा हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में पढ़ेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय वन के मतलब है कि इक्वेटर से जैसे जैसे दूर, ये देखो अभी क्या था, अभी जब हम लोग उष्ण कटिबंध में पढ़ रहे थे, तो ये वाला एरिया में था वो वन, चाहे वो सदाबहार वन हो या फिर वो मतलब कि पतझड़ वन हो। लेकिन जब हम जब शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में पढ़ेंगे, तो इक्वेटर से दूर हो गया, ये इक्वेटर था, और इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे तापमान कम होता जा रहा है। तो ये सब जो क्षेत्र है, वहां पे इस क्षेत्र के अपेक्षा तापमान कम होता है। तो यहाँ पे कैसे पेड़ पौधा पाया जाता है, वहां पे दूसरे ढंग का पाया जाता है, मतलब वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पेड़ पौधे से अलग होते हैं, क्योंकि वहां की भौगोलिक दशाएं भी अलग होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, उसमें ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब क्या हुआ, ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर हो गया, है ना, और ये उच्च अक्षांश हो गया, है ना, 90 डिग्री 80 डिग्री। और ये इक्वेटर और उच्च अक्षांशों के बीच में जो भूमि है, उसको हम लोग मध्य अक्षांश कहते हैं। ये देखो ना, ये सब क्षेत्र जो तुम्हारा गुलाबी रंग से रंगा हुआ है, वो सब मध्य अक्षांश है। तो मध्य अक्षांश में जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और यहाँ पे तापमान की भूमिका बहुत अधिक होती है। यहाँ पे पानी मतलब लगभग जितना चाहिए होता है उतना तो मिल ही जाता है, लेकिन तापमान का होना या ना होना, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का पेड़ पौधा, किस तरह की वनस्पति वहां पे होगी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन को जब हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग को दो तरह का वन मिलता है। उसमें क्या है, सहित ऋतु नहीं, सर्द ऋतु। सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में
अगर 18 डिग्री से ज्यादा तापमान है किसी भी क्षेत्र में, मतलब ये वाला क्षेत्र में, ये सब जो क्षेत्र दिख रहा है वहां पे अगर सर्दी के मौसम में 18 डिग्री से ज्यादा तापमान है तो वहां पे चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती नहीं, पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। उसका जो पत्ता होगा ना इस तरह का चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, है ना, चौड़ा होगा इस तरह का, है ना, ये चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन अगर शीत के मौसम में, अगर ठंड के मौसम में तापमान 6 डिग्री से 18 डिग्री तापमान हो तो वहां पे जो पेड़ पौधा होगा उसका पेड़ नुकीला पत्ती वाला होगा, नुकीली एवं चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होंगे। मतलब चौड़ी नहीं होती है, खासकर नुकीली होती है। आगे हम लोग फिगर देखेंगे कि कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। अब देखो तापमान क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो कि सर्दी के मौसम में 6 से 18 डिग्री तक तापमान है तो किसी भी जीव को जिंदगी, मतलब किसी भी जीवन के लिए 6 डिग्री तापमान, 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए। अगर इससे कम तापमान होगा तो वहां पे जिंदगी का विकास संभव नहीं, वो हो ही नहीं पाएगी। तो 6 डिग्री से कम कहाँ पे होगा, यहाँ ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ना पोल्स के पास, ये सब क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो क्या होगा कि 6 डिग्री से कम तापमान होगा लगभग वर्ष भर। कभी कभी गर्मी के मौसम में थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा तो थोड़ा घास फूस होगा, ऐसे नहीं होगा। पर ये वाला जो क्षेत्र है ना वहां पे गर्मी के मौसम, मतलब गर्मी के मौसम में तो तापमान 20 डिग्री 22 डिग्री रहता ही है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से 18 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान होता है। तो उस क्षेत्र में जहां पे 18 डिग्री से ज्यादा तापमान होगा सर्दी के मौसम में, उस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाएंगे। मतलब जो भी पेड़ पौधा होगा उसका पत्ता चौड़ा होगा। और 6 से 18 डिग्री, मतलब 18 डिग्री से कम तापमान और 6 डिग्री से ज्यादा तापमान है तो वहां पे नुकीली पत्ती वाले पाए जाएंगे वृक्ष। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो पहले हम लोग क्षेत्र देखते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले जो वन है उसका क्षेत्र क्या क्या है। तो देखो क्या क्या है, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है और हम एक एक करके उस रीजन का नाम भी बता देते हैं कि क्या है। ये देखो, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग कैलिफोर्निया के आसपास, फिर उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये सब के आसपास, अपलेचियन माउंटेन के आसपास, फिर चिल्ली, साउदर्न चिल्ली और मध्य चिल्ली, ये, और पूरा यूरोप, लगभग पूरा यूरोप और पूरा यूरोप और थोड़ा सा एक पट्टी में उत्तरी अफ्रीका जो भूमध्य सागर के आसपास है, वो है ना, सागर के आसपास रहता है तो तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है। ये फिर है हिमालय। हिमालय में दुनिया की हर तरह की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि हिमालय में नीचे में गर्मी पड़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है, बारिश ज्यादा कम होती है, उस तरह से तो यहाँ पे हिमालय में हर तरह का वन पाया जाता है। और उसके बाद ये कुनलुन माउंटेन है, या इस क्षेत्र में भी मतलब चाइना का, देखो चाइना का पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग चाइना का यहाँ पाया जाता है ये चौड़ी पत्ती वाले वन। और ऑस्ट्रेलिया का देखो ये दक्षिण पश्चिमी भाग यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड, है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा पाया जाता है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका के टिप पे भी ये पाया जाता है चौड़ी पत्ती वाले वन। तुम अभी बस इसका ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है सर्द के मौसम में वो 18 डिग्री से थोड़ी ही ज्यादा होती है। ज्यादा होगा तो तुमको उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। तो जो सर्द का मौसम होता है, ये देखो इक्वेटर है यहाँ पे और इक्वेटर से ये बहुत दूर है ना, ये बहुत दूर है। तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है। तो ये सब क्षेत्रों में तापमान कम है, इसलिए यहाँ पे शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और चूंकि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि सर्दी के मौसम में जो तापमान होता है वो 18 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे चौड़ी पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। अब क्षेत्र देख लिया हम लोग, अब बस हम लोग देखेंगे ये इस तरह का पेड़ पौधा होगा। देखो लंबा लंबा चिकना, उसका जो परत होगा वो चिकना होगा। और गुड मॉर्निंग, और उसका पत्ता ऐसा होगा, देखो मोहब्बतें वाला पत्ता। ये हम लोग मूवीज जो देखते हैं उसमें ये वाला पत्ता, ये चौड़ी पत्ती वाले पत्ते इन क्षेत्रों में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चौड़ी पत्ते वाले क्षेत्र हैं वहां पे इस तरह का पेड़ पौधा होता है। ये पेड़ ऐसा लगेगा और उसका पत्ता इस तरह का लगेगा, देखने है ना। तो इस तरह से हम लोग देखे चौड़ी पत्ते वाले वन कहाँ मिलते हैं और उसमें पेड़ कैसा लगता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे
चौड़ी पत्ती वाले वन जो हैं उसकी विशेषताएं वो किस तरह की लगती है, उसका क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेश, ये देखो भूमध्य सागर का तटवर्ती प्रदेश है ना, भूमध्य सागर का तटवर्ती प्रदेश, ये भूमध्य सागर है और इसका तटवर्ती प्रदेश है चारों तरफ। उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद है पूर्वी स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, इटली, ग्रीस, अल्बानिया, सीरिया, लेबनान, इजराइल के तटवर्ती भाग, टर्की, एटलस प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बस ये मैप में है सब कुछ। ये देखो बोल रहा है कि भूमध्य सागर का तटवर्ती प्रदेश, उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, यहाँ पे सीरिया, लेबनान, यहाँ पे इजराइल है, इजराइल का तटवर्ती प्रदेश, एटलस माउंटेन है यहाँ पे, तो एटलस माउंटेन में, उसके बाद कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, चिली में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये सब में पाया जाता है चौड़ी पत्ती वाले। तो ये क्षेत्र हुआ, ये उसका विस्तार हुआ। यहाँ पर ठंड में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में क्या है, हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि गर्मी में बारिश होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में ना ठंड में बारिश होती है। और वृक्ष का छाल जो होता है ना वो चिकना होता है पर मोटा होता है। देखो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे उसमें चिकना तो था लेकिन पतला था, क्योंकि इसको पानी रोकना नहीं था, इसके पास बहुत पानी है, ये पानी अगर वाष्पीकरण भी हो जाएगा तो चलेगा, वो जिंदा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ही दिन बारिश होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती, तो इसलिए इसको क्या है, इसको अपना मॉइस्चर को बचा के रखना है, अपना पानी को बचा के रखना है, तो इसका छाल मोटा हो जाता है। यूएसए में इसको, मतलब यूएसए में ये यहाँ पे कैलिफोर्निया में उसको चपराल कहते हैं, चपराल कहते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उसको हम लोग यूएसए में हम लोग चपराल कहते हैं, अमेरिका में इसको हम लोग चपराल कहते हैं, और यूरोप में हम लोग मैकविस कहते हैं। ये जनरल स्टडी का जीके का क्वेश्चन है, यूरोप, पूरा यूरोप में हम लोग इसको मैकविस कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है ये है कि यहाँ पे इसको हम लोग एक और तरह का वेजिटेशन कहते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति है ना। ये भूमध्य सागरीय वनस्पति का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है, लक्षण, चरित्र, कि यहाँ पे ठंड में बारिश होती है, और यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होंगे ना उसमें साइट्रस फ्रूट, रसदार फल हो। देखो जैतून, ओक, अंजीर, पाइन, फर, साइप्रस, सहतूत, चेस्टनट, यूकलिप्टस, इवन ऑरेंज माने जिस जो जूसी टाइप, अंगूर बहुत ज्यादा होता है। ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये पूरा क्षेत्र जो है ये वाला रसदार फल होता है। इन सब क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है मेडिटेरेनियन सी के आसपास, यहाँ पे अंगूर, जैतून, ऑलिव, ये सब का खेती बहुत ज्यादा होता है। और अंगूर का खेती ज्यादा होने के कारण क्या है, इटली, फ्रांस, ये सब जो जगह है वहां पे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया वाइन बनता है, वाइन, रेड वाइन या अलग अलग तरह का वाइन। तो रसदार फल यहाँ पे होते हैं। ठंड के मौसम में बारिश होती है। अब देखो ठंड के मौसम में जब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो यही बारिश कभी कभी क्या होता है कि ठंड के मौसम में यहाँ पे ऐसी पवनें चलती रहती है। ये हम लोग पवनों के बारे में दुनिया की जो अलग अलग तरह की हवाएं चल रही होती है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इतना जानते हैं कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि यहाँ पे जो पश्चिमी हवाएं चलती रहती है ना, पश्चिमी हवाएं ठंड के मौसम में, वो यहाँ पे जब बारिश होती है तो ये बारिश का कुछ भाग को उठा के लाती है और जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ दिल्ली या वेस्टर्न यूपी में बारिश करवाती है। ये साउदर्न मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग इसको होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षेप या विक्षोभ ऐसा ही कुछ कहते हैं हिंदी में, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। वो मतलब गेहूं का खेती के लिए पंजाब, हरियाणा, इस सब के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हम लोग को आज नहीं जानना है, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। आज हम लोग दुनिया की तमाम जो अलग अलग परिस्थिति के तंत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े दुनिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में, शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जिसको हम लोग चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं उसके बारे में। और उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि उसके पेड़ कैसे होते हैं और उनके पत्ते कैसे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकुधारी जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, शंकुधारी नुकीली पत्ती वाले वन। तो ये देखो क्या है नुकीली पत्ती वाले वन, मतलब जैसे ही बारिश थोड़ा कम हुई
और तापमान भी कम हो गया। अब क्या है, तापमान 18 डिग्री से ज्यादा नहीं है। 18 डिग्री से ज्यादा तापमान जब होता है तो क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले। लेकिन ठंड के मौसम में अगर 18 डिग्री से कम तापमान हो और 6 डिग्री से ज्यादा, तो वहां पे इस तरह का पेड़ उगने लगेगा। देखो इसका पत्ता जो है ना एकदम नुकीला नुकीला होगा। ये सेडार है, ये जूनिपर है ना, ये स्प्रूस है, रेड स्प्रूस है, तुम्हारा साइप्रस है, ये अलग अलग का एटलस सेडार है। इस तरह का हिमालय में भी जाओगे ना, हिमालय में तो इस तरह का तुमको पाइन का पेड़ मिलेगा, देवदार का पेड़ मिलेगा, इस तरह का पेड़ तुमको यहाँ पे मिलेगा। इसका विश्व में क्षेत्र क्या क्या है, ये ऊपर में जैसे ही हम लोग इक्वेटर से दूर गए, इक्वेटर से दूर गए इधर या इधर, तो हमको ये वाला क्षेत्र में, अब देखो इधर क्यों नहीं मिलता है, तो इधर तुमको जमीन कम है, जमीन कम है और वो भी समुद्र के नजदीक है। तो समुद्र के नजदीक जैसे ही होगा तो वहां पे थोड़ा थोड़ा गर्मी रहेगा, वहां पे अलग अलग तरह का वन उग सकता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं चौड़ी पत्ते वाले, या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो नुकीली शंकुधारी, नुकीली शंकुधारी का मतलब क्या होता है, कोनिकल, ऐसा होता है ये पेड़ पौधा। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है भाई, और अगर ऐसा पेड़ रहेगा, ऐसा पेड़ रहेगा तो बर्फ इस पर गिरेगा और ये लद जाएगा और टूट जाएगा इसकी टहनी। लेकिन जब जब पेड़ ऐसा होगा, जब पेड़ ऐसा होगा तो बर्फ जब गिरेगी तो क्या नीचे की ओर वो बर्फ गिर जाएगी, है ना, उस पर जमा नहीं होगा। इसीलिए बर्फ गिरने वाले जगहों पे इसी पेड़ का एग्जाम्पल, उदाहरण लेके घर भी ऐसा ही बनाते हैं, घर भी ऐसा ही बनाते हैं। जब पहाड़ों पे घर ऐसा ही होता है कि जब 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 बर्फ पड़े तो वो खिसक के नीचे चले जाए। तो शंकुधारी नुकीली पत्ती वाले वन कहाँ पे मिलते हैं, तो देखो पूरा उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है उसमें, कनाडा ये और अलास्का में, और नॉर्दर्न यूरोप में, ये साइबेरिया का रीजन है, साइबेरियन जगह है, रसिया में, और यूरोप में पूरा स्कैंडिनेविया, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जगह उत्तरी भाग में, मतलब यूरोप के उत्तरी भाग में और नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी भाग में इस तरह के वन मिलते हैं जहाँ का पेड़ पौधा ऐसा होता है, नुकीली होती है। और कहाँ पे मिलता है, तो जहाँ पे बड़ा माउंटेन होगा, मतलब इस तरह की दशाएं जहाँ पे होगी, तो हिमालय, हिमालय में ऊपर जैसे ही जाओगे ना, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, मनाली, शिमला, तो तुमको इसी तरह का पेड़ दिखने लगेगा, देवदार मिलेगा, पाइन मिलेगा, चीड़ मिलेगा, यही सब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये तो सबसे पहले क्या है कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में होता है, यूरोप में होता है, वृक्ष की पत्तियां सालों भर गिरती उगती रहती है। मतलब कि कभी कोई पेड़ का गिर गया, कभी पेड़ का उग गया, कोई खास मौसम नहीं होता है। हाँ, और इसके कारण चूंकि सालों भर गिरते उगते रहती है, कोई खास मौसम नहीं होता है जिसमें गिरी सब पत्ती और बिल्कुल बेजार हो गया, वो नहीं। हर 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 जो पेड़ होता है उसमें पत्ती कुछ ना कुछ होती ही है, तो इसलिए सालों भर ये सदाबहार लगती है। और ये वृक्ष कभी पत्ता विहीन नहीं होते, ये है ना, यहाँ पे पानी कम मिलता है इनको, लेकिन फिर भी ये वृक्ष चूंकि पत्ता होता ही नहीं है, इसमें पत्ता कांटा की तरह इतना छोटा छोटा टाइप का होगा, है ना, तो ये जो है वो सालों भर कभी भी पत्ता विहीन नहीं होता। अल्प ग्रीष्म तथा लंबी शीत ऋतु के कारण पत्तियां नुकीली हो जाती है। यहाँ पे जो गर्मी है ना वो बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पत्तियां नुकीली हो जाती है, ताकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर हम बाहर ना छोड़ दें, उसका लॉस नहीं हो, उसका हरास नहीं हो। अब इन वनों को टैगा या बोरियल भी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं, ये यहाँ पे ये वाला जो वन है ना, ये जो वन है, ये सब वन जो है ना उसको हम लोग टैगा कहते हैं, टैगा 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 कहते हैं, या फिर बोरियल भी कहते हैं, बोरियल। यहाँ पे चील, बाज, ये सब बहुत ज्यादा पाया जाता है। अमेरिकन हॉक, मतलब पेड़ पौधा में जो घोंसला बना के रहने वाला जो जीव है वो सब बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये टैगा बोरियल। और इसके और ऊपर जाओगे तो ये टुंड्रा है, टुंड्रा टुंड्रा। यहाँ पे एक खास तरह का मिलता है, कैसा मिलता है वो भी तुमको बताएंगे। अभी तुमको बस ये चीज ध्यान देना है कि ये इन वनों को, जो शंकुधारी नुकीली पत्ते वाले वन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, उनको हम टैगा या बोरियल भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या वृक्ष होता है, तो पाइन होता है, लर्च होता है, स्प्रूस होता है, फर होता है, सब कोई ऐसा ही लगेगा। ये फिगर जब तुमको हम अपलोड करेंगे या तुम देखना, इन सब चीजों को पढ़ना, तो तुमको समझ में आएगा। धरातल पर घास नहीं उगती,
इसका जो धरातल होता है वो उस पे घास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जमीन है ना थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। पत्ता जब गिरता है पाइन ऊन का, तो जब इसमें सड़ता है ना और पानी कम रहता है तो ये एसिडिक हो जाता है, और जैसे ही एसिडिक अम्लीय टाइप का रहता है तो वहाँ पे घास उगती नहीं है। और चूंकि एक पेड़ है यहाँ पे, दूसरा पेड़ यहाँ पे है, तो वन एकदम सुगम्य होता है, बीच बीच में बड़ा बड़ा मैदान होता है और इसमें मतलब जा सकते हैं, इसलिए इसका दोहन भी बहुत ज्यादा होता है। ये घास नीचे उगता नहीं है, वन सुगम होता है, और इसमें सॉफ्ट वुड होता है। ये जो बोरियल या टैगा फॉरेस्ट है ना, उसमें सॉफ्ट वुड होता है। बैट बनाने का लकड़ी हम लोग अभी भी कश्मीर से लाते हैं, जहाँ पे सॉफ्ट वुड होता है। तो सॉफ्ट वुड से क्या क्या हम लोग कागज बनाने का काम आता है, दिया सलाई, तारपीन का तेल। ये जो पाइन चीड़ का पेड़ होता है ना, उससे तेल निकलता है, उसको हम लोग तारपीन का तेल कहते हैं। तो इन सब चीजों में जो सॉफ्ट वुड, जो मुलायम लकड़ी होती है ना, उसका इस्तेमाल होता है। फिर औद्योगिक और इमारती कार्यों के लिए इसका व्यापक दोहन किया जाता है। तुम जब पहाड़ पे जाओगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, तो देखोगे हर घर लगभग लगभग पूरा का पूरा वो लकड़ी से ही बना हुआ है। तो इमारती कार्यों के लिए भी इसका व्यापक दोहन होता है, और औद्योगिक कागज इंडस्ट्री के लिए तो बहुत होता है। और इन वनों में कहीं कहीं चारागाह भी मिलते हैं। ये वन जो होते हैं ना, उसके बीच बीच में तुमको कहीं कहीं पे गर्मी के मौसम में खास तौर पे वो चारागाह, क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो थोड़ा यहाँ पे घास फूस उग जाता है, तो ये चारागाह बन जाता है। कश्मीर में भी देखोगे बुग्याल है, बड़ा बड़ा घास का मैदान, उसको बुग्याल कहते हैं कश्मीर में। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को विस्तार से पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वो घास का मैदान है, जहाँ पे पशु पक्षी जाके चरते हैं और वो पशुपालन भी होता है। तो इस तरह से हम लोग वन का जो परिस्थिति है उसको तो हम लोग देख लिए, वन का। अब हमको बताओ कि अच्छा, वन का परिस्थिति जो है वो हम लोग देखे। अब अगले लेक्चर में हम लोग घास की परिस्थिति के बारे में और मरुभूमि की परिस्थिति के बारे में देखेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, तुम्हारा जल में कैसी परिस्थिति होती है। आज का चूंकि क्लास समय से ज्यादा हो गया है,